आज अगर मैं तुमसे पूछूं बांग्लादेश में जो हो रहा है क्या वो सिर्फ बांग्लादेश का प्रॉब्लम है, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं भाई, वो उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन हिस्ट्री हमेशा ये बताती है जब कोई पड़ोसी देश पॉलिटिकली अनस्टेबल होता है तो उसकी इंस्टेबिलिटी बॉर्डर के अंदर बंद नहीं रहती। और आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो सिर्फ रिवॉल्ट या प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक डेंजरस चेन रिएक्शन है जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इंडिया की सिक्योरिटी, नॉर्थ ईस्ट और रीजनल स्टेबिलिटी पर पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना जरूरी है। बांग्लादेश एक ऐसा देश रहा है जहां आर्मी कूप्स का हिस्ट्री है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच इंटेंस राइवलरी है और डेमोक्रेसी काफ़ी फ्रेजाइल रहती है। शेख हसीना की आवामी लीग गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग कंट्रोल के लिए जानी जाती थी, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को दबा के रखती थी, लेकिन साथ ही अथॉरिटेरियन टेंडेंसी की एलिगेशंस भी थी। ये सिस्टम स्टेबल था लेकिन प्रेशर कुकर जैसा। जुलाई 2024 में बांग्लादेश के कई शहरों में स्टूडेंट लीड प्रोटेस्ट शुरू हुए। शुरुआती डिमांड्स थी रिजर्वेशन सिस्टम पर सवाल, करप्शन का एलिगेशंस, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। ये प्रोटेस्ट पहले पीसफुल थी लेकिन जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने एंट्री ली मूवमेंट का नेचर बदलने लगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, बांग्लादेश जैसे देश में जब स्टूडेंट्स और पॉलिटिक्स मिक्स हो जाते हैं तो मूवमेंट बहुत जल्दी रेडिकल हो जाता है। प्रोटेस्ट से वायलेंस तक का सफर। जुलाई के एंड तक आवामी लीग के ऑफिस टारगेट होने लगी, पार्टी वर्कर्स पर अटैक होने लगी, पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच क्लैशेस बढ़ने लगी। क्राउड साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल होता है, जब क्राउड को लगता है कि स्टेट वीक हो रहा है तो वो और एग्रेसिव हो जाती है। यही बांग्लादेश में हुआ। अगस्त 2024 के एंड आते आते शेख हसीना इफेक्टिवली पावर से हट जाती है। ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल है। ये ना तो रेगुलर इलेक्शन का रिजल्ट था, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पीचमेंट। ये था स्ट्रीट प्रेशर प्लस सस्टेन्ड अनरेस्ट का रिजल्ट। और हिस्ट्री में जब भी गवर्नमेंट इस तरह गिरती है तो स्टेट की इंस्टीट्यूशंस, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, इंटेलिजेंस सब टेम्परेरी डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। इसी फेज को कहते हैं पावर वैक्यूम। अगस्त 2024 के बाद नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस को इंटरिम लीडरशिप दी जाती है। नाम रिस्पेक्टेड है, इंटरनेशनल इमेज स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी यूनुस एक क्राइसिस मैनेजर के रूप में नहीं आए बल्कि एक टेम्परेरी कंप्रोमाइज के रूप में आए। जुलाई से दिसंबर 2024 के बीच रियोश रुकती नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी जलती रही, मीडिया हाउस अनसेफ हो जाते हैं और सबसे डेंजरस चीज़ एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल वॉइसेस ज़्यादा लाउड हो जाती हैं क्योंकि उनको लगता है अब कोई स्ट्रॉन्ग हाथ कंट्रोल में नहीं है। लेट 2024 में अनाउंस होता है कि बांग्लादेश में जनरल इलेक्शन अर्ली 2026 के आसपास होंगे। इस अनाउंसमेंट का मतलब सिर्फ इलेक्शन नहीं होता, इसका मतलब होता है पॉलिटिकल एम्बिशंस का एक्सप्लोजन। जो लोग जुलाई 2024 के प्रोटेस्ट से हीरो हो रहे थे वो सोचने लगे जब गवर्नमेंट गिरा सकते हैं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं गिरा सकते। इसी जगह से स्टूडेंट लीडर पॉलिटिकल एक्टर्स बनने लगते हैं। सारिफ ओसामा ओस्मान हदी, कॉन्टेक्स्ट समझो, सारिफ ओसामा ओस्मान हदी जुलाई 2024 मूवमेंट से निकला हुआ स्टूडेंट लीडर, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में पॉलिटिक्स में एंट्री, पब्लिक रेंज में हाईली इमोशनल स्पीच। उसकी स्पीचेज में जो बोला गया वो बांग्लादेश की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं थी लेकिन पब्लिक परसेप्शन को सेव कर रहा था। जब कोई लीडर बॉर्डर चेंज, टेरिटरी क्लेम, नेबर कंट्री को थ्रेटन करता है तो वो सिर्फ स्पीच नहीं होती, वो क्राउड रेडिकलाइजेशन का टूल होता है। दिसंबर 2024 की शुरुआत में ओस्मान हदी पर बाइक बोर्ड ने अटैकर्स अटैक करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात, अटैक के पीछे का ट्रुथ ऑब्वियसली क्लियर नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, लेकिन क्राउड के लिए फैक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट परसेप्शन होता है। हदी को ढाका से सिंगापुर ले जाया जाता है, उस दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है और यहीं से सिचुएशन बिगड़ जाती है। सोशल मीडिया पर अब बात चलती है इसके पीछे इंडिया है। इस बात का कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं, कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं, लेकिन जब इंटर्न गवर्नमेंट नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर करती है, फ्लैग्स हाफ मस्ट करती है
तो क्राउड को लगता है हमारा गुस्सा सही है। ये होता है जब स्टेट नैरेटिव कंट्रोल लॉस कर देती है। दिसंबर मिड तक एंटी इंडिया स्लोगन्स लगते हैं, मीडिया हाउसेज जलाए जाते हैं, अवामी लीग लीडर्स के घर टारगेट होते हैं। और यहाँ एक पैटर्न दिखता है, जब पॉलिटिक्स फेल होती है तो क्राउड अपना गुस्सा सबसे कमज़ोर पर निकालती है। और बांग्लादेश में वो कमज़ोर कौन है? हिंदू माइनॉरिटी। दीपू चंद दास पूरी तस्वीर क्यों बदल गई? दीपू चंद दास एक आम हिंदू नागरिक था। उस पर ब्लास्फेमी का एलिगेशन लगता है। बांग्लादेश में ब्लास्फेमी एलिगेशन का मतलब होता है मॉब जस्टिस। उसके साथ जो हुआ, पहले मारा गया, फिर नंगा करके पेड़ से लटकाया गया और फिर जिंदा ही जला दिया गया। ये इंसिडेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ एक क्राइम नहीं, ये स्टेट फेलियर का सिंबल है। और जब कोई कंट्री माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती तो वो सिर्फ इंटरनल इशू नहीं रहता। अब असली सवाल ये है, क्या बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी यहीं रुक जाएगी या इसका असर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और बॉर्डर्स तक जाएगा? और जब इंडियन एम्बेसी तक मॉब्स पहुँचते हैं तो क्या ये सिर्फ गुस्सा होता है या एक बार नहीं? और इस सवाल का जवाब ढूंढने गए हम इस आगे की वीडियो में, एक स्ट्रेटजी, जियोपॉलिटिक्स और इंडियन ऑप्शन के साथ। वीडियो यहीं छोड़ना है तो सिर्फ इवेंट्स जानोगे और आगे तक वीडियो देखोगे तो पूरी बात को समझोगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे। जब बांग्लादेश में स्लोगन सुनाई देते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो पहली रिएक्शन होती है ये तो बस भीड़ का गुस्सा है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हर चीज़ को सिर्फ इमोशन के लेंस से नहीं देखा जाता है। इम्पॉर्टेंट बात समझो, ये स्लोगन्स गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है, लेकिन ये स्लोगन्स ग्राउंड सेंटीमेंट को दिखाते हैं। और ग्राउंड सेंटीमेंट जब ओपनली वायलेट हो जाए तो वो नेवर कंट्री के लिए सिक्योरिटी सिग्नल बन जाता है। हिस्ट्री में ऐसा कई बार हुआ है, जब स्लोगन्स नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर उनसे ज़्यादा एक्सट्रीम एक्शंस भी नॉर्मलाइज होने लगते हैं। इसलिए प्रॉब्लम स्लोगन का नहीं, प्रॉब्लम उसके टॉलरेट होने का है। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो सिर्फ मैप से छोटा दिखता है लेकिन स्ट्रेटजी में बहुत बड़ा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, लगभग 22 किलोमीटर बाइट। ये mainland इंडिया को नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट से जुड़ता है। इसका मतलब समझो, अगर ये कॉरिडोर अनस्टेबल होता है तो नॉर्थ ईस्ट फिजिकली आइसोलेट हो सकता है। मिलिट्री मूवमेंट, सप्लाईज, इकोनॉमी सब अफेक्टेड होंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन, बांग्लादेश इंडिया पर मिलिट्री अटैक करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन रिस्क यहाँ से आता है इंस्टेबिलिटी, क्रॉस बॉर्डर रेडिकलाइजेशन, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी डायरेक्ट वॉर नहीं, इनडायरेक्ट प्रेशर। अब इसी चीज़ को चाइना के एंगल से देखो, जो दिखता कम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश क्राइसिस के बीच एक कंट्री है जो बहुत कम बोलती है, चाइना। चाइना का अप्रोच सिंपल है, मैं कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बोलूँगा, मैं इंस्टेबिलिटी में घुसूँगा। बांग्लादेश में चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, लॉन्स और इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस रखता है, पोस्ट कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स पर इंटरेस्ट रखता है। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन टेंस होते हैं और बांग्लादेश इंटरनली वीक होता है, तो नेचुरली चाइना को स्ट्रेटजी स्पेस मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब चाइना करवा रहा है, इसका मतलब ये है जो वैक्यूम होता है उसे कोई ना कोई भर देता है। दिसंबर के एंड के आसपास जब मॉब्स इंडियन हाई कमीशन के पास पहुंचते हैं तो ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं होता। इंटरनली डिप्लोमेसी में एक रूल होता है, एम्बेसी इक्वल टू सॉवरन टेरिटरी। इसलिए एम्बेसी पर अटैक का मतलब होता है स्टेट की फेल्यूर टू प्रोटेक्ट फॉरेन मिसाइल्स। बांग्लादेश सिक्योरिटी फोर्सेस ने इवेंचुअली कंट्रोल लिया, लेकिन एक बात क्लियर हो गई, सिचुएशन इजीली आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती थी। और जब एम्बेसी अनसेफ हो जाए तो इशू इंटरनल नहीं रहता, वो बिलैटरल क्राइसिस बन जाता है। अब इस चीज़ को इंडिया के एंगल से देखो और समझो इंडिया की ये चीज़ क्यों आसान नहीं है। बहुत लोग कहते हैं इंडिया को तुरंत हार्ड एक्शन लेना चाहिए, लेकिन स्टेट लेवल डिसीजन में यूट्यूब कमेंट सेक्शन ज़्यादा सिंपल नहीं होता है। इंडिया के सामने 3 रियल चैलेंजेस होते हैं। रीजनल स्टेबिलिटी, बांग्लादेश अनस्टेबल होता है तो उसका इफेक्ट बॉर्डर स्टेट्स, रिफ्यूजी प्रेशर, स्मगलिंग, रेडिकल नेटवर्क्स पर पड़ता है। इंडिया चॉस नहीं चाहता, इंडिया स्टेबिलिटी चाहता है। नंबर 2, मॉरल बेस्ड डिप्लोमेटिक बैलेंस। इंडिया अगर सिर्फ हिंदू की बात करे तो बांग्लादेश काउंटर करेगा, तुम्हारे यहाँ भी मूव बैलेंस होता है, इसलिए इंडिया यूजली लैंग्वेज यूज़ करता है, ऑल माइनॉरिटीज, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ। ये डिप्लोमेसी का पार्ट है, वीकनेस नहीं।
नंबर 3, प्रेसिडेंट का डर। अगर इंडिया इंटरनल क्राइसिस में डायरेक्टली इंटरवेंट करे तो कल कोई कंट्री बोलेंगे तुम बांग्लादेश में बोले या क्यों नहीं। इसलिए इंडिया का रिस्पॉन्स मेजर्ड और कैलकुलेटेड होता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना, इजराइल कंपेरिजन गलत समझने की ज़रूरत नहीं। लोग कहते हैं इंडिया को इजराइल जैसा बनना चाहिए, समझने वाली बात है, लेकिन डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। इजराइल स्मॉल जोग्राफी, कॉन्स्टेंट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, इमीडिएट रिटालिएशन डॉक्टर। इंडिया लार्ज पॉपुलेशन, कॉम्प्लेक्स नेबर्स, लॉन्ग बॉर्डर, मल्टी डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन डिट्रेंस का प्रिंसिपल जरूर समझता है, मतलब रेड लाइन क्लियर होना, एम्बेसी, बॉर्डर और सिटीजन्स पर थ्रेट अनएक्सेप्टेबल। दीपू चंद दास और माइनॉरिटी क्वेश्चन, क्यों ये इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। दीपू चंद दास का केस सिर्फ बांग्लादेश का ह्यूमन राइट इशू नहीं है, इसलिए 3 चीज़ें समझ आती हैं। नंबर 1, जब स्टेट वीक होता है माइनॉरिटी सबसे पहले टारगेट होती है। नंबर 2, जब मूव जस्टिस नॉर्मल हो जाता है तो लॉ का फियर ख़त्म हो जाता है। नंबर 3, जब नेबर कंट्री में माइनॉरिटी अनसेफ हो तो उसका प्रेशर क्रॉस बॉर्डर आता है। और इसीलिए इंडिया के लिए ये सिर्फ दूसरों का प्रॉब्लम नहीं है। आज का सवाल ये नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हुआ, आज का सवाल ये है हमने उसे समझा या सिर्फ देखा। क्योंकि हिस्ट्री में देश तब नहीं हारते जब कमज़ोर होते हैं, देश तब हारते हैं जब वो सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। बांग्लादेश का क्राइसिस हमें ये याद दिलाता है कि स्टेबिलिटी परमानेंट चीज़ नहीं होती, और नेबरहुड में जो आग लगी है उसकी गर्मी देर सवेर महसूस होती है। इंडिया के लिए जवाब गुस्सा नहीं, जवाब है समझ, स्ट्रेटजी और क्लियर रेड लाइंस। और अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर करे तो इसका मतलब ये सिर्फ एक कंटेंट नहीं, एक वार्निंग थी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जहां बात सिर्फ खबर की नहीं उसके मतलब की होगी। तो दोस्तों बाय बाय एंड जय हिंद। ভাই না রে ওই মা ভাই তো আমরা ঢাকা করে ভাই এটা ছিল ওইখানে কেন আসছিলেন ভাই আমি মার্কেটে আসছি আমি তো আন্দোলন ভাই ঢাকা করে অনেক ভাই না